नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए एक वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। यह वीडियो असम के किसी विश्वविद्यालय में एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। एक पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ संस्मरण, उसका PDF है। वहाँ के कुछ बच्चों ने मुझसे आग्रह किया था कि इसकी समीक्षा प्रस्तुत करूँ, तो पहले आपकी सेवा में PDF प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर 2-1 दिन में इसका समीक्षा का संदर्भ भी प्रस्तुत कर दूंगा। मित्रों, यह अपने आप में एक अनूठा पाठ है। इसमें शुक्ल जी के बारे में बहुत कुछ प्रामाणिक जानकारी दी गई। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुछ संस्मरण, लेखक हैं राय कृष्णदास। 1892 से 1980 ईस्वी का समय है। मेरा यह कहना कि आचार्य शुक्ल को मैं जानता था अधूरा सत्य होगा। वस्तुतः उनकी मेरी अंतरंगता थी। सन 1908 में काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी का एक बृहद कोश निकालने का निश्चय किया। इस सुसंवाद को हिंदी संसार ने बड़े उत्साह से ग्रहण किया। सभी ने शब्द छांटने के लिए कुछ ग्रंथ चुन लिए थे और हिंदी प्रेमियों से अपील की थी कि उसका भार वह अपने ऊपर लें। उत्साह तो था ही, बहुत से लोगों ने पुस्तकें मंगा ली, किंतु काम सुनने में जितना सरल जान पड़ता था उसके विपरीत था, बहुत कठिन। कुछ पूर्व निश्चित शब्दों को छोड़कर ग्रंथ के प्रत्येक शब्द को अलग अलग चिट पर लिखना, उनका वर्गीकरण करना, अर्थ देना, सारांश यह कि इस पुस्तक को इस रूप में निपटाना उन उत्साहियों को दूभर जान पड़ा। सभा ने सोचा कि इस प्रकार काम बहुत हल्का हो जाएगा, किंतु उसने अनुभव किया कि एक पुष्ट संपादक मंडल पर यह भार डाले बिना कुछ भी न हो सकेगा और समुचित व्यक्तियों की खोज आरंभ हुई। उन दिनों हिंदी के कार्यकर्ताओं में एक विलक्षण जीव थे। नाम था केदारनाथ पाठक। नए लेखकों को उत्साहित करने में और हिंदी की गतिविधि की जानकारी में वह एक ही थे। साहित्य में क्या हो रहा है, कौन चोरी कर रहा है, किस लेखक की क्या दुर्बलता है, उसकी ओर उनकी टकटकी सदा लगी रहती थी। स्वभाव ऐसा था कि रीझे सर्वस देते हैं, खींचे दंड कठोर, परले सिरे के भावुक थे। उनके विलक्षण गुणों के कारण मित्रों ने उनके अनेक नाम रख छोड़े थे, जैसे हिंदी साहित्य के सजीव विश्वकोश, साहित्य सागर के विलक्षण जंतु, हिंदी के अकर्ण कर्णधार, क्योंकि वह कान से ऊंचा सुनते थे, सभा के प्राण डॉक्टर श्याम सुंदर दास से के वह निकटवर्तियों में से थे। स्वभावतः डॉक्टर दास ने उनसे कोष का कार्यभार उठाने के लिए उपयुक्त विद्वान मांगे और केदारनाथ ने छूटते ही उनसे शुक्ल जी का नाम लिया। शुक्ल जी उस समय मिर्जापुर में थे। वहीं अपनी किशोरावस्था में ही वह चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेमघन के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हिंदी क्षेत्र में आए थे। प्रेमघन भारतेंदु मंडल के अवशेष थे। घुघराली लटें, रंग बिरंगी पोशाक, रहन सहन के तरहदारी, उनकी सज धज भारतेंदु जी से बहुत मिलती थी और साहित्यिक झुकाव के लोग उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सकते थे। रईस तो वह थे ही, 19वीं सदी की रईसी उनके नस नस में भरी हुई थी। शुक्ल जी उनकी रईसी का एक नमूना बहुधा सुनाया करते। एक दिन मित्र मंडली उनके यहाँ खुले में बैठी थी। ग्रीष्म ऋतु थी। हवा का एक झोंका आया और वहाँ का लैंप झमक उठा। चौधरी साहब नौकर को आवाज देने लगे, कहते जाते, क्या चिमनी टूट जाएगी तभी आएगा। लैंप उनके पास ही रखा था, किंतु हाथ बढ़ाकर उसे ठंडा कर देना रईसी के विपरीत होता। परिणाम यह हुआ कि नौकर के पहुंचते पहुंचते चिमनी चूर चूर हो गई। शुक्ल जी पहले चौधरी साहब से ही प्रभावित होकर हिंदी क्षेत्र में आए। उनकी आरंभिक रचनाओं में यह छाप स्पष्ट रूप से विद्यमान है और प्रौढ़ रचनाओं में भी। यद्यपि वह भारीपन और कृत्रिमता न रह गई थी, तथापि भाषा का ढलाव उसी सांचे में बना रहा। शुक्ल जी ने लिखना आरंभ किया था कि उनका परिचय पंडित केदारनाथ शुक्ल से हुआ। संयोग की बात, यद्यपि पाठक जी भी मिर्जापुर ही थे, किंतु शुक्ल जी से उनका प्रथम साक्षात भारतेंदु भवन के नीचे काशी में हुआ। इस प्रकार भारतेंदु की छत्र छाया ने एक सुंदर शकुन किया। फिर तो शुक्ल जी से उनकी घनिष्ठता उत्तरोत्तर बढ़ती गई, जो अनेक अंशों में उनके विकास का कारण हुई। जैसा हमने आरंभ में बताया है, केदारनाथ पाठक उन्हें काशी लाने का कारण हुए, जिससे कि वह पूर्ण विकसित हो सकें। यूँ तो मिर्जापुर में भी युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते
उनकी एक साहित्यिक मंडली बन गई थी, जिसमें थे स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़ तथा द्विवेदी बंधु लक्ष्मी शंकर और उमा शंकर। किंतु इस मंडली में काफी अक्खड़पन भी था। कभी कभी इसका साहित्यिक विवाद शास्त्र से शस्त्र की सीमा तक पहुंच जाता। काशी आकर शुक्ल जी उस वातावरण से ऊपर उठे तथा उनमें जो बीज थे वे अंकुरित और विकसित हुए। कभी कभी बात पड़ने पर उनकी पत्नी अन्न खाकर उनसे कहती, भला मनाओ पाठक का जो तुम्हें यहाँ ले आए, नहीं तो मिर्जापुर में स्कूल की मास्टरी किया करते। काशी में ही 1910-11 में शुक्ल जी का मेरा परिचय हुआ। उन दिनों मैं एक सचित्र मासिक पत्र निकालने का विचार कर रहा था। तब हिंदी में मासिक पत्रों का अभाव सा था। सरस्वती का ही एक आधिपत्य था। उनकी होड़ में कई मासिक पत्रिकाएं निकली और बैठ गईं। मर्यादा ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसका नाम सरस्वती के बाद लिया जा सकता था। मैं एक बहुत ऊंची श्रेणी की चीज निकालना चाहता था। केदारनाथ पाठक के परामर्श से शुक्ल जी इसके संपादक चुने गए और उन्होंने इसका नामकरण सरोज किया। सरोज का पहला अंक छपकर भी प्रेस एक्ट की कृपा से प्रकाशित न हो सका, किंतु इसी संगम में शुक्ल जी और मेरा साहचर्य बढ़ चला। एक आध महीने में नित्य का यह क्रम हो गया कि नागरिक प्रचारणी सभा के कोष विभाग से उठकर वह सीधे मेरे यहाँ चले आते और 4-5 घंटे की बैठक के उपरांत 9 बजे के लगभग अपने घर जाते। यह क्रम 2 वर्ष से कुछ ऊपर चला। इस 24-25 महीने के समय में हम एक दूसरे के बहुत निकट आ गए। आगे चलकर यह मिलना जुलना बहुत कम हो जाने पर भी यह निकटता ज्यों की त्यों बनी रही। इसमें मैंने मनुष्य शुक्ल जी को आचार्य शुक्ल जी से ही पाया। उनका सबसे बड़ा मानव गुण उनका सौजन्य था। जहाँ तक हो सकता शिष्टता को हाथ से न जाने देते। कोई उनके संग बुराई करे तो बदला लेने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न ही न होता। ऐसी प्रेरणा उनके मन में उठती ही न थी। स्वयं दुखी भले ही हो जाएं। एक बार उनके यहाँ कुछ चोरी हो गई। लोग समझ गए कि चोर कौन है, अतएव उसे पुलिस में देने की बात उठी, किंतु शुक्ल जी के लिए यह न हो सका। कहने लगे, मैं इसे कैसे पकड़ाऊं, कोई कैसे चोर हो सकता है। यह बात मेरी समझ में आती ही नहीं और उसे यूं ही छोड़ दिया। उनकी इस सज्जनता का लाभ साहित्यिक मगरमच्छ भी उठाते। जैसे सिंदबाज को एक ऐसे लुंज से काम पड़ा था जिसने उसके कंधे पर सवारी कस ली थी और इस प्रकार यथेष्ट विचरण किया करता था। यह हाल एक महाशय ने शुक्ल जी का कर रखा था। उनकी कृतियों पर कृतियां आत्मसात किए जा रहे थे। एक रात 9 बजे के लगभग शुक्ल जी मेरे पास पहुंचे और कहने लगे, अब मेरे साहित्यिक मर्डर में कोई कसर नहीं रह गई। अमुक चीज यूं हड़प ली गई, अमुक यूं, अब अमुक चीज बच रही है, उस पर धावा बोला गया है। मैंने कहा, घबराइए नहीं, जहाँ तक मेरा बस चलेगा ऐसा न होने दूंगा। राम कृपा से यह संकट किसी प्रकार टल गया। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने निजी अनुभव से ठीक लिखा है। उनका स्वभाव अत्यंत सरल था। इस सरलता और संकोच की मात्रा इतनी बढ़ी हुई थी कि स्वार्थी और कुचक्री लोग उनके पीछे पड़कर एन केन प्रकार अपना काम निकाल लेते थे, चाहे उनकी रुचि और अंतरात्मा के कितना ही विरुद्ध क्यों न हो। इसी सज्जनता के कारण उनकी प्रकृति बड़ी ही कोमल और संकोची थी। तनिक भी अस्वस्थ हुए कि जीवन की आशा छोड़ दी और संकोच तो इतना था कि एक प्रकार से उसी ने उनके प्राण लिए। एक बारात में गए थे, वहां खाने पीने और निद्रा का व्यतिक्रम हुआ, जिसके फलस्वरूप पड़े तो फिर न उठे। प्रकृति से उन्हें प्रगाढ़ प्रेम था। दिन रात के ऋतुओं के और वन पर्वत के सुंदर दृश्यों का वह सूक्ष्म और हार्दिक निरीक्षण करते तथा आनंद विभोर उठते। मिर्जापुर के आसपास अनेक रमणीय स्थलियां हैं। अवसर मिलते ही वह उनमें घूमने निकल जाते। एक बार तो ऐसे ही शहर में प्राण संकट आ पड़ा था। एक पहाड़ी नदी की घाटी में विचरण कर रहे थे। बरसात के दिन थे। सहसा नदी में बाढ़ आ गई। एक शिला का आश्रय लेकर उन्होंने रात बिताई। यदि पानी थोड़ा और चढ़ता तो शिला भी डूब गई होती और अपने प्रवाह संग शुक्ल जी को ले गया होता। प्रकृति के इस सूक्ष्म निरीक्षण के आस्वाद को उन्होंने अपनी कविता में निरंतर अनुदित किया है। कहना न होगा कि उनकी कविता बड़ी अनूठी होती।
उनके अनुवाद तक में मूल से बढ़कर आनंद मिलता है। अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने यूरोप के दर्शन और दार्शनिकों कांट, स्पेंसर, शोपेनहावर आदि का अच्छा अध्ययन किया और फिर उनके सिद्धांतों पर भारतीय दृष्टि से विचार करके अपनी स्वतंत्र चिंतन धारा निर्मित की थी। 1918 के लगभग उन्होंने मनोवृत्तियों का विकास शीर्षक एक लेखमाला लिखी। तभी सुस्पष्ट हो गया था कि साहित्य क्षेत्र में एक चिंतनशील व्यक्तित्व उदित हो रहा है। उस लेखमाला का एक मार्मिक वाक्य मुझे अब भी याद है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध के अचार मुरब्बे हैं। इन लेखों के लिखने पर वह एक रोज काशी के कारमाइल पुस्तकालय में गए और डरते डरते अंग्रेजी की इस विषय वाली एक प्रामाणिक पुस्तक निकाली कि कहीं उसके विचार तो उनके विचारों से नहीं लड़ गए हैं। उन्होंने यह पाकर संतोष की सांस ली कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद उनके ऐसे विचारपूर्ण लेख बराबर निकलते रहे। कविता क्या है शीर्षक निबंध में उन्होंने इस विषय का तात्विक विचार एक नए दृष्टिकोण से किया। क्रमशः उनकी चिंतनशीलता अद्वितीय होती चली गई। जायसी सूर और तुलसी की साहित्यिक देन पर उन्होंने जो साहित्यिक विमर्श किया है वह किसी भी वाङ्मय के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है। वह एक और ऐसे विषयों पर लिखते जाते, दूसरी ओर कोश का कार्य भी बड़ी योग्यता से करते जाते। सच पूछिए तो कोश में जो कुछ है उनका है। यह कोश भारतीय भाषाओं के कोशों में सबसे बड़ा तो है ही। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शब्दों के अर्थ घास भूसे की तरह नहीं भरे गए हैं, जैसा कि हम अन्य भारतीय भाषा के कोशों में पाते हैं। प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति, आशयिक अर्थ, गौड़ अर्थ, उनके सूक्ष्म भेद देकर यथाक्रम उनके प्रयोग दिए गए हैं। अर्थ करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं कि वही शब्द अर्थ में न आ जाए। इस सिद्धांत के अनुसार करना शब्द का अर्थ देने में बड़ी अड़चन पड़ी। अंततः उसका यह अर्थ दिया गया किसी क्रिया को समाप्ति की ओर ले जाना। कोश की इन विशेषताओं का सारा श्रेय शुक्ल जी को है। जहाँ कोश विभाग में इतना गंभीर और छानबीन हुआ करती, वहाँ विनोद का बाजार भी गर्म रहता। शुक्ल जी बड़े ही विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके परिहास और व्यंग्य बहुत बढ़िया और बारीक होते। वो हंसना और हंसाना दोनों जानते थे। ऊपर हमने सरोज नामक प्रस्तावित मासिक पत्र की चर्चा की है। उन्हीं दिनों एक धूमधामी सवारी निकलने वाली थी। शुक्ल जी तथा मैं उसे देखने गए थे। मैंने शुक्ल जी से कहा, इसके कुछ नोट ले लीजिए, सरोज में एक विवरण दे दिया जाएगा। सवारी निकल जाने पर मैंने उनसे पूछा, कहिए कुछ नोट लिए? बोले, नोट लेने योग्य तो कोई बात हुई नहीं। हाँ, एक कुत्ता दौड़ता हुआ अवश्य चला गया जिसके पीछे लोग लगे थे। बात यह हुई थी कि सवारी निकलने के पहले खाली सड़क पर कहीं एक कुत्ता आ गया था जिसे लोगों ने विशेष सरगर्मी से खदेड़ा था। उर्दू शायरी की वह कैसी कमजोर परिभाषा करते, एक कविता है या अस्पताल। कहीं कोई जिगर की पीड़ा से तड़प रहा है, कहीं किसी का खून निकला जा रहा है, कहीं किसी के दिल पर नस्तर चल रहा है। यही विनोदी व्यक्ति जब आलोचना लिखने बैठता तो उसमें अपनी इस प्रकृति का प्रयोग एक दूसरे रूप में करता। उनकी आलोचनाओं के बीच बीच में व्यंग्य के प्रयोग उन्हें सजीव ही नहीं बना देते, आलोच्य विषय के स्फुटीकरण में भी विशेष सहायक होते हैं। कुछ नीरस व्यक्ति इन व्यंग्यों को देखकर कह सकते हैं कि शुक्ल जी तो छिद्रान्वेषण ही जानते थे। वस्तुतः शुक्ल जी आलोचना के पथिकृत थे। उनके कुछ निष्कर्षों से वर्तमान पीढ़ी चाहे सहमत न हो, फिर भी वह चल रही है उन्हीं के दिखाए पथ पर। 1935 में काशी में साहित्य सम्मेलन होने वाला था। उसमें उन्हें एक व्याख्यान देना था। एक और उसकी जल्दी, दूसरी ओर बिहार वाले उन्हें किसी साहित्य समारोह में पकड़ कर ले गए। लौटकर वह सांस भी न लेने पाए थे कि सम्मेलन के आयोजकों का तांगा आ पहुंचा। अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो मित्रों, यह एक संस्मरण बहुत ही प्यारा आचार्य शुक्ल पर, जिसके लेखक रायकृष्ण दास जी आसाम विश्वविद्यालय में मैंने प्रस्तुत किया। हो सकेगा तो 2-4 दिन में इसकी समीक्षा भी प्रस्तुत करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी सूचना दें। थैंक यू।